नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको किस हिसाब से अपॉइंट किया जाता है और कैसे उनको रिमूव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बना कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत जो है भारत के अंदर 1950 में हुआ और ये आर्टिकल 124 के तहत भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाद में इसमें 2008 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको 34 कर दिया गया। स्ट्रेंथ मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीट्स होती है टोटल जजेस की वो 34 सीट्स होती हैं। तो 34 जज होते हैं और उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा आपको बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है एक 3 टायर स्ट्रक्चर में काम करता है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है पूरे इंडिया का वो बेसिकली हायरार्किकल सिस्टम, मतलब ऊपर से नीचे तक 3 टायर स्ट्रक्चर में काम करता है। सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट, उससे ऊपर हम देखते हैं हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में ऑपरेट करते हैं, और पूरा नेशनल लेवल पर सबसे एपेक्स लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है 3 टायर स्ट्रक्चर होता है और इस 3 टायर स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडिया की पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काम करता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उन सबका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आती है तो एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक पारंपरिक तरीका है। वो तरीका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी टोटल जजेस होते हैं उन सबकी सीनियरिटी को देखा जाता है, उन सबकी वरिष्ठता को देखा जाता है, और उन सभी जजेस में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको भारत का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और इसको अपॉइंट करने का काम होता है भारत के राष्ट्रपति का। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। हालांकि उनको अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति का होता है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले कॉलेजियम नाम की एक बॉडी होती थी। कॉलेजियम नाम का एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो कि तय करता था कि कौन कौन से मेंबर्स को देश के अंदर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बनाया जाएगा। तो वो कुछ नाम सेलेक्ट करता था इनके अपॉइंटमेंट के लिए और वो नाम बाद में राष्ट्रपति को रिकमेंड किए जाते थे और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देता था। तो इस तरीके से बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा था। तो ये कॉलेजियम सिस्टम काम करता था भारत के अंदर जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने की बारी आती थी। लेकिन धीरे धीरे इस कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर दिया गया और इस सिस्टम को बंद करके आर्टिकल 124A के तहत इसके अंदर चेंजेस किए गए और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है NJAC। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब आपको उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये जो नई हमारी कमेटी बनी है इसका काम बड़ा सिंपल सा है। देश के अंदर जितनी भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने की बात आती है तो उसके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, क्लियरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बनाए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो किस हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके अंदर ईमानदारी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस कानून को पास किया गया। आर्टिकल 124A इस अमेंडमेंट को पास किया गया और ये अमेंडमेंट ने जो नई बॉडी बनाई है वो तय करती है कि किस हिसाब से और कितने मेंबर्स को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ NJAC के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो हमारा एक कमेटी होती है उसके अंदर मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसका चेयरपर्सन होता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उसको भी इस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। और इसके अलावा तीसरे बंदे मैं आपको बताता हूँ, भारत के जो कानून मिनिस्टर होते हैं, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इसके अलावा एक कमेटी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये तीनों मिलके किसी भी 2 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मतलब जिनको लॉ के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है और काफ़ी फेमस होते हैं। तो इन सबको मिला के एक ग्रुप बनता है और इसी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग NJAC, मतलब
नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये कमीशन क्या करता है, अब आपको उसके काम बताता हूँ। अगर इसके काम बताए जाएं तो काम इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो बड़े मेजर फंक्शन होते हैं इसके। पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये जो कमेटी होती है ये पूरे नाम प्रपोज करती है, मतलब पूरी लिस्ट बनाती है कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन सब के नाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन नामों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो बाद में इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इससे हम एक बात समझते हैं, हालांकि इन सभी जजेस का अपॉइंटमेंट है वो तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है पूरा सिलेक्शन का वो किसके द्वारा देखा जाता है, वो NJAC के जो मेंबर्स है, जो कमेटी है, वो इस सबको देखती है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट काम और भी होता है इसका। वो क्या होता है कि जितने भी हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन सब का अपॉइंटमेंट से लेके उनके ट्रांसफर तक ये सारी चीज़ें भी यही कमेटी देखती है और यही कमेटी रिकमेंड करती है कि कौन कौन से जजेस को कब उनका ट्रांसफ़र किया जाए। और हाई कोर्ट के जजेस को पूरा देखभाल का जो काम होता है उनके पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके हर एक चीज़ यही कमेटी देख के कंप्लीट करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके जितने भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके रिमूवल के बारे में कि इनको हटाने की शक्तियाँ किसके पास होती हैं। हालांकि इनके रिमूवल की जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो भी राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इनको रिमूव करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेशल इम्पीचमेंट। अभी स्पेशल इम्पीचमेंट होती क्या, आप उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज किसी भी मिसकंडक्ट या मिसबिहेव में पाया जाता है या किसी भी कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या उसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं, तो सबसे पहले उस जज का जो नाम होता है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर आता है, या तो लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर। लेकिन उसको नाम को लाने के लिए भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर उसके खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले कम से कम 50 मेंबर राज्यसभा के या फिर 100 मेंबर लोकसभा के मेंबर जो उसको साइन करने चाहिए कि हाँ वो चाहते हैं कि इस जज के खिलाफ स्पेशल इम्पीचमेंट आना चाहिए। तो जब 100 जज या फिर 50 जज राज्यसभा के उसको साइन कर देते हैं उसके बाद वो जाता है लोकसभा के स्पीकर के पास। तो लोकसभा का स्पीकर उस मैटर को देखता है। अगर लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है पूरी, अगर उसको लगता है कि ये जो मिसकंडक्ट है इसका वो सही है, इसके खिलाफ स्पेशल इम्पीचमेंट आना चाहिए, तो उस प्रोसेस को वो आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें कोई भी दम नहीं है, ये जो आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद है, खराब है, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो जैसे ही स्पीकर इस चीज़ को कंफर्म कर देता है कि हाँ इसके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं वो सही हैं, उसके बाद आता है लोकसभा के अंदर स्पेशल इम्पीचमेंट का बिल। और वो बिल आने के बाद कम से कम लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक मेजॉरिटी, तो मतलब 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में भी वो पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। पास होने के बाद वो फाइनली जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देता है उसके बाद उस जज को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेशल इम्पीचमेंट। और शुरू से इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें। सबसे पहले 50 मेंबर राज्यसभा के या फिर 100 मेंबर्स लोकसभा के इसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद ये जो प्रोसीजर होता है वो स्पीकर के पास पहुंचता है लोकसभा के। स्पीकर इस चीज़ को रिकंसिडर करता है, चेक करता है, एक कमेटी भी बनाता है कि क्या ये आरोप सही है या गलत है। अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई पाई जाती है फिर वो प्रोसेस शुरू होता है लोकसभा के अंदर। पहले लोकसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी को पास होना ज़रूरी होता है, उसके बाद राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी होता है, फिर वो जाता है फाइनली प्रेसिडेंट के पास और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उस जज को अपनी पोस्ट से हटाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया बहुत इजी लैंग्वेज में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी भी जज को हटाया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।